नमस्ते विद्यार्थियों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज 8वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्ययन के क्रम में हम इतिहास का अध्ययन करते हुए आपके छठे चैप्टर जिसका नाम है 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, 1857 जो चैप्टर है 1857 की क्रांति, ये आपके पेज नंबर 75 से शुरू है और 89 यानी 89 पे इसका एंड है, समाप्त है। तो 1857 की जो क्रांति है उसको इतिहासकार अलग अलग नामों से पुकारते हैं। भारत की जनता भी इसे अलग अलग नामों से पुकारती है। जैसे इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, इसे हम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम इसको 1857 का गदर यानी 1857 रिबेलियन भी हम लोग कहते हैं। तो 1857 को बीते हुए अभी 160 से भी अधिक वर्ष बीत चुके हैं। तो इतने वर्षों में भारत का सारा कुछ बदल चुका है, या कहना होगा कि सारी दुनिया में बहुत चीज़ें बदल चुकी है। आवागमन के साधन हो या संचार के साधन हो या शैक्षिक स्थिति हो, ये सारी चीज़ें जो हैं बदली है समय के साथ साथ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भौतिक संरचना आज हम अपने देश में देखते हैं, वो सारी चीज़ें उस वक्त उपलब्ध नहीं थी। तो क्या थी, कैसी थी, पहले हम लोग उस समय की स्थिति को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि 1857 के वर्ष तक में हमारे देश की स्थिति क्या थी। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम लोग भूगोल से शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे भारत का एक मानचित्र बना हुआ है। ये मानचित्र देख करके आपको लगता होगा कि क्या भारत का ऐसा मानचित्र भी संभव है? बिल्कुल संभव था विद्यार्थियों। ये भारत का वो नक्शा है जो 1857 में लॉर्ड डलहौजी के ठीक बाद, लॉर्ड डलहौजी विस्तारवादी गवर्नर जनरल था, आपको पता है। दूसरे चैप्टर में मैंने लॉर्ड डलहौजी की विस्तारवादी नीतियों के बारे में आपको बताया हूँ, और उसमें ये भी बताया हूँ कि लॉर्ड डलहौजी ने अराकान योमा के आगे बढ़कर लोअर बर्मा को भी जीत लिया था और बर्मा को भी भारत से ही शासित कर रहा था। तो उसने सिक्किम को भी जीता था। आपको मालूम है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद जो पंजाब भी है वो भी भारत का हिस्सा यानी कि ब्रिटिश भारत का हिस्सा हो गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नक्शे को ध्यान से कि 1857 में ब्रिटिश भारत का सीमाना लोअर बर्मा से लेकर असम, बांग्लादेश, अंडमान निकोबार, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध से लेकर दक्षिण में मद्रास प्रेसिडेंसी तक था। तो विद्यार्थियों, ये नक्शा जो है इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स भी थे, बहुत सारे राज्य रजवाड़े भी थे, लेकिन कहने को राज्य रजवाड़े थे, स्वतंत्र बिल्कुल नहीं थे। और अंग्रेज़ों की जो पारामाउंसी जो थी, जो वर्चस्व था, मतलब ब्रिटिश क्राउन को ही भारत में सर्वश्रेष्ठ जो है मानने की परंपरा की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यही था उस वक्त भारत का भूगोल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी के जाने के बाद ठीक लॉर्ड कैनिंग आए थे, और जो कि 1856 से लेकर 1862 तक भारत में रहे, और इसी बीच 1857 की क्रांति हो गई थी। हम लोग को ये भी जान लेना चाहिए कि 1857 की जो क्रांति है उसमें सिपाहियों ने अपना नेता मान लिया था मुग़ल शासक या अंतिम मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र को। तो अंतिम मुग़ल शासक थे बहादुर शाह जफ़र, जो उस वक्त लाल किले में रहते थे।
हालांकि मुगलों का जो अधिकार क्षेत्र है वो काफ़ी संकुचित हो गया था, लेकिन बावजूद उसके राजा की हैसियत तो उनकी थी। तो ये भी एक इतिहास का तथ्य है, इसको हमें जानना चाहिए। उसके बाद उस वक्त जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं वो कौन थे, ये भी हमें जानना चाहिए। हालांकि देखिए, संचार के साधन उतने विकसित नहीं हुए थे, तो 1857 की क्रांति के समय जो अंग्रेज भारत में थे वे भारत में झेल रहे थे, परेशानियां उनके ऊपर थी। सीधे सीधे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकते थे। वो आज का युग नहीं है कि सीधे सीधे पल भर में समाचार एक देश से दूसरे देश या 7 समंदर पार भी चला जाता है आज के ज़माने में, जो कि उस वक्त संभव नहीं था। और आप देखिए, क्रांति की जो शुरुआत है वो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। मेरठ यानी कि उस समय का जो है वो यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था, आज का वो उत्तर प्रदेश है। दिल्ली के आसपास ही है मेरठ, अलीगढ़, मेरठ नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। तो विद्यार्थियों, और भी हमें जानना है इस चैप्टर में कि उस समय जो भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता थी, दिल्ली नहीं, याद रखिएगा। क्योंकि 1757 में जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, तो प्लासी की लड़ाई के बाद से ही क्या हुआ था कि बंगाल में अंग्रेजों की जो है वो दीवानी हो गई थी, यानी टैक्स कलेक्शन का जो अधिकार है उनको मिल गया था। तो टैक्स कलेक्शन का जो अधिकार मिल गया, तो एक तरह से क्या हुआ था विद्यार्थियों कि अंग्रेज जो है वो बंगाल में ही सेटल हो गए, और बंगाल, विशेष करके बंगाल के कुछ क्षेत्रों में जो कि आज कलकत्ता के नाम से जाना जाता है, उसको राजधानी के रूप में वो लोग विकसित किए, और कलकत्ता एक महानगर बनना शुरू हो गया था, ठीक है। तो 1857 में कलकत्ता राजधानी थी। और वैसे आपको जानना चाहिए, जानकारी के क्रम में आपको बता देते हैं कि दिल्ली को राजधानी बनाने की जो घोषणा है वो 12 दिसंबर 1911 को हुई थी। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग, है ना, लॉर्ड हार्डिंग थे। और विधिवत यदि कहा जाएगा तो दिल्ली को राजधानी बनाने का जो, या कहें कि उद्घाटन जो हुआ था वो 13 फरवरी 1931 को हुआ था। तो ठीक है स्टूडेंट्स, और ये तो आप समझ ही गए। अब चलिए हम लोग सीधे चलते हैं और लॉर्ड कैनिंग के बारे में थोड़ा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं, और लॉर्ड डलहौजी के बारे में भी। देखिए, लॉर्ड डलहौजी की जो नीतियां थी, जो उसकी हड़प नीति थी, है ना, जिसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं, तो उसी का परिणाम था। सच पूछिए तो अकेला वही एक कारण नहीं था कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के कारण ही 1857 की क्रांति हुई, लेकिन कुछ हद तक वो भी एक कारण था। तो चलिए हम लोग चलते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में। देखिए, लॉर्ड कैनिंग ये हैं, इनको आप फोटो से देख सकते हैं, ये हैं लॉर्ड कैनिंग और ये हैं लॉर्ड डलहौजी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो देख ही गया। तो पहले हम लोग देखते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए लॉर्ड डलहौजी ने विलय या राज्य हड़प की नीति का सहारा लिया। इसे अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति कहा जाता है। विद्यार्थियों, जब दूसरे चैप्टर का मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने विशेष करके राज्य हड़प की नीति के बारे में बताया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि 1848 में सतारा, और उसके बाद फिर संबलपुर, नागपुर, उदयपुर, झांसी, ये सारे क्षेत्र जो हैं वो हड़प नीति के शिकार हो गए थे, और वहाँ के राजाओं को जो है राजा की पदवी भी उनकी समाप्त हुई, और उनकी वंश परंपरा वहीं पे समाप्त हो गई थी। तो विद्यार्थियों, आप सोच सकते हैं कि किसी भी राजा के लिए उसका राजपाट छीना जाना कितना दुखदाई होता है ना। तो अंदर ही अंदर जो है असंतोष था। चलिए आगे देखिए, भारत में सदियों से एक प्रथा थी गोद लेने की प्रथा, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एडॉप्शन कस्टम, ठीक है, एडॉप्शन यानी कि गोद लेने की प्रथा। जैविक वारिस या बायोलॉजिकल एयर के अभाव में भारत में बच्चा गोद लेने की प्रथा परंपरागत रूप से प्रचलन में सदैव रही है, लेकिन पहली बार ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अपने लाभ के लिए सामाजिक नियमों के साथ छेड़छाड़ किया था। तो खैर ये करने वाले यही थे लॉर्ड डलहौजी, देख रहे हैं आप। तो एक चीज़ और है विद्यार्थियों, लॉर्ड डलहौजी का नाम बार बार मैं क्यों ले रहा हूँ? लॉर्ड डलहौजी की नीतियों के चलते
यदि 1857 की क्रांति हुई थी तो कुछ उसी के कार्यों के चलते ही अंग्रेज पुनः भारत में अपना अस्तित्व बचा पाए थे। उस अस्तित्व को बचाने में विद्यार्थियों बहुत बड़ी भूमिका थी टेलीग्राफ सेवा की। देखिए, लॉर्ड डलहौजी का वह कार्य जिसके चलते 1857 की क्रांति असफल हुई, अकेला यही कारण नहीं असफल होने का, लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सन 1854 में कोलकाता से आगरा के बीच टेलीग्राफ सेवा, स्टूडेंट्स, कोलकाता यानी कलकत्ता है ना, अंग्रेज उसको कैलकाटा बोलते थे, तो कैलकाटा से लेकर के आगरा तक 2000 किलोमीटर तक उन लोगों ने टेलीग्राफ की जो लाइनें हैं वो बिछा दी थी और खंबे लगा दिए थे। परिणाम क्या था? परिणाम ये था कि 2 मिनट में मैसेज पहुंचता था कलकत्ता से आगरा, और पता भी नहीं चलता था विद्रोहियों को कि क्या हो रहा है। ठीक है। और दूसरी चीज़ थी विद्यार्थियों, पोस्ट ऑफिस सेवा। ये पोस्ट ऑफिस सेवा 1854 में ही शुरू हो गया था, तो ये सब चीज़ें आपको जानना होगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टेलीग्राफ सेवा ने विद्रोह को दबाने में भूमिका अदा की। रेल से पहले आया था तार। तार मतलब वही टेलीग्राफ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। आप इसको टेलीफोन ना समझें, क्योंकि टेलीफोन में तो सीधे सीधे बात होता था। तार सेवा में क्या होता था कि कुछ लिखी हुई सामग्री जो है ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती थी। ठीक है। बाद में टेलीप्रिंटर आया है, टेलीग्राफ सबसे पहले। ठीक है। 1849 तक भारत में 1 किलोमीटर रेलवे लाइन तक नहीं बिछी थी। 1857 के बाद रेलवे लाइन बिछाने पर ब्रिटिश सरकार ने पूरी तरह ध्यान देना शुरू किया। इसके बाद 1853 में पहली बार जो है मुंबई से थाने के लिए रेल सेवा शुरू हुई थी। ये तो आप जानते हैं विद्यार्थियों। सन 1865 के बाद देश में लंबी दूरियों को रेल से जोड़ना शुरू किया गया, लेकिन तार उससे पहले ही अपना काम शुरू था। 1865 तो खैर बाद में है। चलिए आगे देखिए। टेलीग्राफ सेवा से अंग्रेजों को लाभ मिला। भारत में तार अब इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा है। हो सकता है कि ईमेल, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट मैसेज की दुनिया में पली बड़ी जो आज की पीढ़ी है वो अपने पुराने इतिहास को भूल जाए और उसकी अहमियत को भूल जाए, मगर जिस टेलीग्राफ ने भारत को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने में मदद की, ब्रिटिश राज को पैर जमाने में जिसने अपना योगदान दिया, वो आसानी से भूल जाने योग्य नहीं है। इसी चीज ने अंग्रेजों को बचा लिया था विद्यार्थियों, याद रखिएगा। ठीक है। एक चीज और विद्यार्थियों, आज हमारे आपके अंदर राष्ट्रीयता की भावना है। हम झारखंड में रहते हैं, है ना। मैं पश्चिमी सिंहभूम में रहता हूँ, आप पूर्वी सिंहभूम में रहते हैं, कोई सरायकेला में रहता है, कोई रांची में, कोई बोकारो में, कोई धनबाद में, कोई जामताड़ा में, कोई दुमका में, कहीं रहता हो, किसी गांव में भी रहता हो, लेकिन उसके अंदर एक सेंस है कि मैं भारतीय हूँ, मैं झारखंडी हूँ, मैं भारतीय हूँ। तो विद्यार्थियों एक चीज़ और जानिएगा कि एक बड़ी चीज़ होती है राष्ट्रीयता की भावना। तो आज से 160 साल पहले क्या राष्ट्रीयता की भावना थी या नहीं थी? तो सच पूछा जाए विद्यार्थियों तो उतनी नहीं थी। आज भी दूर दराज गांव के जो लोग होते हैं ना, जब उनका बच्चा काम करने के लिए कहीं भारत के ही दूसरे प्रांत, महाराष्ट्र चला गया, झारखंड का बच्चा, बिहार का कोई बच्चा मद्रास चला गया, चेन्नई चला गया, तो कहते हैं कि परदेश चला गया। प्रदेश नहीं, परदेश यानी विदेश, है ना। तो सोचिए क्या भावना थी उस वक्त। तो आज हम भारत के किसी भी राज्य में निवास करते हों, लेकिन हमारे अंदर यह भावना होती है कि हम भारतीय हैं। लेकिन 1857 या उस दौरान ऐसी कोई विशेष भावना बलवती नहीं हुई थी। जो जिस क्षेत्र में रहते थे, जब उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाते थे तो कहते थे कि मैं परदेश जा रहा हूँ। जैसे बिहार का कोई निवासी यदि मद्रास चला जाता था तो उसे वो परदेश कहता था। तो परंपरा में यह चीज़ आज भी है। आप गाँव में देखेंगे कि लोग जब घर से बाहर गए होते हैं तो अधिकांशतः ग्रामीण जनता आज भी कहती है कि हमारा बच्चा या हमारा रिश्तेदार परदेश में है। तो समूचे भारत को एक राष्ट्र के रूप में महसूस करने की एक आम धारणा नहीं थी। जो जिस क्षेत्र में निवास करता था वहीं संकुचित था। तो 1857 की स्थिति में भी लगभग यही स्थिति थी। हाँ, शहरी क्षेत्रों में इससे अलग कुछ परिस्थितियाँ थी या पढ़े लिखे वर्ग कुछ अलग सोचते थे। ठीक है। और विद्यार्थियों एक बहुत भयानक स्थिति देखिए। 1857 का तो आंकड़ा उपलब्ध नहीं है,
लेकिन आप 1881 की स्थिति को देखिए कि यहाँ की मेल लिटरेसी जो रेट है वो 8.1%। विद्यार्थियों कितनी खराब स्थिति, और फीमेल की 0.35%। तो आप समझ सकते हैं कि 1857 में हम कहाँ खड़े थे। ठीक है, तो 1857 की स्थिति को मैं आपको विजुअलाइज करने का प्रयास कर रहा हूं विद्यार्थियों। आप महसूस कीजिए उस समय की परिस्थिति को, आप मन मस्तिष्क में सोचिए और ये जानने का प्रयास करिए कि उस समय हम कहाँ थे और किस स्थिति में थे। ठीक है, तो इस वीडियो को विद्यार्थियों मैं यहीं समाप्त करता हूं और फिर आप अगले वीडियो का इंतजार करिए। 1857 की क्रांति पे आपको बहुत कुछ मुझे बताना है। ठीक है।